नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। पिछले 3 दिनों से मैं बाहर था। मैं बार बार बताता हूं, लेकिन हमारे शुद्धि श्रोता बार बार टिप्पणियां भी कर देते हैं कि रिपीटेड एपिसोड्स मत दिखाइए। प्रभु, मैंने कहा, बहुत बार कहा कि मैं घर परिवार वाला भी व्यक्ति हूं। मेरे सगे भांजे की शादी थी। अब आप समझ सकते हैं कितना जरूरी था शादी में सपरिवार शामिल होना। 3 दिन का समय लगा। आज आया हूं, आपके सामने उपस्थित हो गया। फिर मेरी सगी भतीजी की भी शादी है मध्य प्रदेश में। मुझे छतरपुर जाना है 4 दिन। चूंकि मध्य प्रदेश दूर है, छतरपुर भी दूर है। सगे भाई की बेटी की, बड़ी बेटी की। फिर जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि पुराने एपिसोड्स जो नए लोगों ने नहीं देखा है, जो ऐड हुए हैं, वो उसे मेरे साथ बियर करें। 3-4 दिन बाद जब मैं आऊंगा तो नए एपिसोड्स जरूर सुनाऊंगा। दूसरा, कुछ लोग बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं कि साहब आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मैं अपने परिवार से ही कहूँगा, और मैं किसी से कहने नहीं जाता। मैंने कभी अपील नहीं करता कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कभी नहीं कहता मैं। अगर हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग ठान लेंगे, जिन जिन को ये शेयर करते हैं, इस शर्त के साथ शेयर करें कि भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुधी श्रोताओं की संख्या इतनी बड़ी है, कोई भी वीडियो अपलोड होता है, 10,000 लोग, 10,000 व्यूज तुरंत आ जाते हैं। तो कम से कम इतने आदमी, इतने परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो रोज देखते हैं। और हर एक अगर 2-2 मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कह दे तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ये बात सही है, बहुत दिन से स्टेगनेट कर गया है। तो आज मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहूँगा, कोई साल भर पहले मैंने ये बात कही थी कि अब कुछ स्टेगनेशन ज़्यादा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी परिवार भी हमारा थोड़ा बढ़े, तो जो भी देखे या जो पिछले 2 साल या 3 साल से देख रहा है, वो अपने 2-4 मित्रों को शेयर करते समय ये कह दे कि मैं शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि उन्होंने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। बहरहाल, ये पूरी बात मैं अपने किस्सा गोई परिवार के ऊपर छोड़ता हूँ। इस बीच में आपकी किताब की वजह से जो स्टॉक्स में भी बुलाया गया, आपने उसको बहुत सराहा, देखा। चंडीगढ़ लिट फेस्ट में मुझे बुलाया गया, सहारनपुर के क्राइम लिटरेचर फेस्ट में बुलाया गया, लखनऊ में एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है उसमें बुलाया गया है। अगर वो शादी की डेट से क्लैश न किया तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इसके अलावा हरियाणा में एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है इस समय आपकी किताब, वहाँ पर ऑपरेशन बजूका, बड़ी संख्या वहाँ पर लोगों ने ली है और वहाँ स्टैंड्स में ये किताब लगी हुई है। वो फोटोग्राफ मैं शेयर करूँगा आज कम्युनिटी पर। आज जो वाकया मैं बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का ही है, वाराणसी का है। वाराणसी में एक थाना है लंका, बीएचयू का हिस्सा उसमें आता है। बीएचयू के मुख्य द्वार के सामने की तरफ ही वो थाना है। उसी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले मदेरमा से एक धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी ने फोन किया डायल 100 में, 112 में। उन्होंने कहा, साहब मदेरवा में फला फला मकान नंबर मेरी ससुराल है। मेरे ससुर अपनी छोटी बेटी के साथ लखनऊ रह रहे हैं, कोरोना के समय से ही चले गए हैं, अस्वस्थ हैं। मेरी सास है नहीं, और सबसे बड़ी जो हमारी साली है उषा, उससे बात तो पहले बहुत हुई, लेकिन इस बीच में साल भर से उससे बात नहीं हो पा रही।
और हम लोग जब भी, मैं और मेरी पत्नी घर में जाते हैं तो उनकी दोनों बेटियां, एक का नाम पल्लवी और एक का नाम वैष्णवी है, दोनों बालिग बेटियां हैं, ये दोनों दरवाज़ा नहीं खोलती हैं, हमको अपनी साली से नहीं मिलने देती, मेरी पत्नी को अपनी बड़ी बहन से नहीं मिलने देती, बदतमीज़ी करती हैं और ये कहती हैं कि मैं फ़ोन करके पुलिस को बुला लूँगी अगर आप ज़िद करेंगे। पुलिस ने कहा आप चाहते क्या हैं? बोले साहब आप आ जाएं, दरवाज़ा खुलवा दें, हम चल के, अगर हमारी बड़ी साली की तबीयत खराब है तो हम उनसे मिल लेंगे, मेरी पत्नी भी साथ में है, वो अपनी बड़ी बहन से मिल लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मेरे ससुर हैं रामकृष्ण पांडे, वो अभी 3-4 दिन पहले आए थे और करीब 3 घंटे तक परेशान हुए, लेकिन इन लड़कियों ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो अपनी बड़ी बेटी से मिलना चाहते थे। कंट्रोल रूम ने चौकी इंचार्ज को बताया कि भाई आप चले जाइए और देखिए वो लड़कियां क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। चौकी इंचार्ज गए लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलवा पाए। फिर उन्होंने कुछ नाराज़गी में अपने इंस्पेक्टर लंका शिवाकांत मिश्रा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि साहब लेडी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेके आइए, ये इन लड़कियों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। इन लड़कियों के सगे मौसा, सगी मौसी और पूरा परिवार बाहर खड़ा हुआ है और ये साल भर से ड्रामा कर रही हैं, ये दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। शिवाकांत मिश्रा भी पूरी फोर्स महिला कांस्टेबल के साथ वहाँ पहुँचे। उनसे भी उन दोनों ने बदतमीजी शुरू की कि अभी मैं कमिश्नर पुलिस को बताऊंगी, अभी मैं इनको बताऊंगी, उनको बताऊंगी। बहरहाल कानूनी उपाय होते हैं, वीडियोग्राफर बुलाया गया और वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजों को तोड़ा गया। भीतर से दरवाजा तोड़ते समय 3 दरवाजों से होके जाना था, तीनों में ताला बंद था। पुलिस ने तीनों ताले तोड़े और भीतर जाकर पुलिस दंग रह गई। इन लड़कियों की मां उषा, जिसका उषा त्रिपाठी, क्योंकि उषा के पति देवेश्वर त्रिपाठी वो बेलथरा रोड बलिया के रहने वाले थे। शादी के 10 साल बाद इन लोगों में अलगाव हो गया और उषा अपने पिता के साथ यहीं पर रहने के लिए चली आईं, जो मैंने आपको बताया मदेरवा में, जहां पांडे जी ने अपना एक मकान बनवाया था। देखा उषा त्रिपाठी भीतर वाले कमरे में उनकी लाश, जिसमें सिर्फ हड्डियां थीं, फ्लैश बिल्कुल नहीं था। भीतर के कमरे में होने की वजह से, डैम्पनेस की वजह से वो हड्डियां भी सूखी नहीं थी, गीली थी। देखकर पुलिस बल अवाक रह गया। पुलिस ने उन दोनों से पूछा ये किसका कंकाल है। उन्होंने बताया कि ये मेरी मां उषा त्रिपाठी का कंकाल है। और ये पूछा ये हुआ कैसे, तो इन दोनों बेटियों ने बताया कि इनका निधन 8 दिसंबर 2022, यानी साल भर पहले, साल में से थोड़े से दिन कम, क्योंकि ये घटना, यानी ये पुलिस का आना, वहाँ ताला तोड़ना, भीतर जाना, कंकाल का बरामद करना, ये 29 नवंबर 2023 की बात है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2022 को इनको उल्टियाँ हो रही थीं, तबीयत बहुत खराब थी और तभी इनका देहांत हो गया। पुलिस ने और लड़कियों की सगी मौसी उपासना चतुर्वेदी, जो अपने पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी के साथ आई थीं, उन्होंने पूछा कि आखिर जब ये इनकी डेथ हो गई तो तुमने फ़ोन से किसी को बताया क्यों नहीं। इनका फ़ोन इनके पास ही था, हम लोग फ़ोन करते थे और उसमें रिंग जाती थी, वो उठती नहीं थी, बराबर चार्ज होता रहा। तुमने ये बात इनके पिता यानी अपने नाना
अपनी मौसी मौसा, इन सब को क्यों नहीं बताई? कुछ तो कारण रहा होगा कि मां तुम्हारी मरी और तुमने किसी को सूचना दी ही नहीं। लड़कियों ने एक बिल्कुल सधा सधाया रटा रटाया जवाब दिया कि साहब, चूंकि हमारे पास इनकी अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने ये सोचा कि हम अगर बताएंगे तो हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, उसमें पैसा खर्च होगा, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं किसी से पैसा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये उधार में चुका ही नहीं पाती। बात ये विश्वास करने योग्य नहीं है, कतई नहीं है कि पैसे की कमी की वजह से कोई अपनी मां का अंतिम संस्कार न कर सके, अपने पिता का अंतिम संस्कार न कर सके। आज की तारीख में तो लावारिस लाशों का संस्कार करते हैं, तमाम एनजीओज हैं, और बनारस तो वैसे ही बहुत ही समृद्ध नगरी है, प्रबुद्ध नगरी है। वहाँ तो जाने कहाँ कहाँ से लोग पूरे उत्तर भारत से अंतिम संस्कार के लिए आ जाते हैं। फिर वहाँ की एक लाश अंतिम संस्कार से कैसे वंचित रह सकती थी? बहरहाल उसने कहा और बात लोगों ने सुना कि बात खत्म हो गई। बहरहाल उस लाश को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन लाश में कुछ भी नहीं था, कतई नहीं था। पुलिस को भी आश्चर्य हो रहा था कि 1 साल से लाश घर के भीतर थी और इसकी महक, या दुर्गंध कह सकते हैं आप, इसकी बदबू, आखिर इससे लोगों को क्यों नहीं पता लगा? लड़कियों ने बताया कि मरने के बाद हम लोगों ने उसको कई रजाई और गद्दे के भीतर रखा। तीसरे चौथे दिन उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई, तो 4 रजाइयां धूप में ऊपर छत में सुखा देते थे, उनसे लाके फिर ढक देते थे। और एक दिन पहले की जो रजाई या कंबल थे जिसमें काफ़ी डंपनेस हो जाती थी, पानी निकलता था, तो उसको ले जाके ऊपर फिर डाल आते थे। फिर उन्होंने बताया कि इसमें तो कीड़े पड़ गए होंगे। बोले हाँ साहब, कीड़े पड़ गए थे, लेकिन वो कीड़े मल्टीप्लाई न करें, इसलिए 5वें दिन के बाद से जितने कीड़े सतह पे मिलते थे उनको हम लोग बीन बीन के बाहर नाली में फेंक देते थे, ताकि ये कीड़े मल्टीप्लाई न करें और न सड़ाएं और सड़ंद बाहर न जाए। अब दिमाग देखिए, इन दोनों को बाद में पुलिस ने भी और मोहल्ले वाले साहब भी मानसिक मंदित हैं। अब ये होगा, ठीक है, कर दिया होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उनमें से, दोनों में से एक पल्लवी, वो मास्टर्स डिग्री पास कर चुकी है 2 साल पहले, और वैष्णवी हाई स्कूल की छात्रा है। तो ये कहना कि ये मानसिक रूप से मंदित हैं, ये बात समझ में नहीं आती, ये गलत है। पूरे होशो हवास में, पूरी चालाकी के साथ कि कीड़े मल्टीप्लाई न करें, इसलिए उनको बीन बीन के बाहर फेंका गया। गंध न फैले इसलिए 4-4, 6-6 रजाइयों से कवर किया गया। उसमें तमाम फ्लूइड ये सब बाहर निकलता है डिजेनरेटेड बॉडी में से, उससे वो बिस्तर गीले हो जाते थे। तो एक सेट ऑफ बिस्तर ऊपर छत में फैलाकर सुखा लेना, और फिर अगले दिन जो गीला है उसको ऊपर सूखने के लिए डालना, और सूखे हुए को फिर लाके उससे उड़ा देना और उस पर लिटा देना। दूसरा ये पूछा गया कि तुम लोग खाना तो खाती हो? उन्होंने कहा सब खाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। तो वो कैसे खाती हो? उन्होंने कहा जब शुरू में 20-25 दिन तक ज्यादा बदबू आई तो हम लोग किचन में खाना बना लेते थे और छत पर जाकर खाते थे। मतलब आप कल्पना करिए कि क्या बीत रहा होगा उस 4 कमरों के मकान में, जिसको पांडे जी ने बड़ी
शिद्दत के साथ रामकृष्ण पांडे जी ने बड़ी शिद्दत के साथ उसे बनवाया था। पत्नी भी रहती थी और उनकी जो सबसे 3 बेटियां थीं, जो सबसे बड़ी बेटी थी उषा त्रिपाठी, उषा तिवारी, उसकी शादी अखौक, बिलथरा रोड के अखौक गांव के देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ तो अपने पिता के पास चली आई। पिता होता है, उसके जज्बात को जो पिता हैं वही समझ सकते हैं कि बेटी का दुख नहीं देखा गया, तो उन्होंने उसी मकान में एक दुकान खुलवा दी कॉस्मेटिक्स की, जिसमें ये उनकी बेटी उषा त्रिपाठी बैठती थी और उससे 4 पैसे उसको मिल जाते थे। अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण पर को पैसा मिल जाता था। लेकिन लॉकडाउन में ये दुकान बंद हो गई और उषा त्रिपाठी के पिताजी रामकृष्ण पांडे जी लॉकडाउन के दरमियान वो अपनी दूसरी बेटी या छोटी बेटी के पास, वहां से वो लखनऊ चले आए। वहीं से अपनी बेटी उषा से हालचाल लिया करते थे, बातचीत किया करते थे। जब वो 8 दिसंबर के बाद से लेके और अब तक यानी 29 नवंबर तक उनसे बातचीत जब नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से दोनों में से कोई बेटी फोन उठाती थी, हालचाल पूछते थे, तो वो बस ना नुकर करके इधर उधर की बात, जब वो जिद करते थे मेरी बात करा दो, तो कहती थी कि तबीयत ठीक नहीं है। परेशान होकर वो 2 बार आए अपने मकान पर, लेकिन दोनों बार इन दोनों लड़कियों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और ये भी कहा कि अब आप क्या करने आए हैं, आपने तो हमें अनाथ छोड़ दिया, हमें अपने हाल पर मरने दीजिए। इस तरह की सेंटिमेंटल बातें करके वो भगा देती थी। वो देख नहीं पाए, भीतर जा नहीं पाए। तब उन्होंने अपने दूसरे दामाद उससे कहा कि भाई जाके देखो आखिर ये क्यों दरवाजा नहीं खोलती हैं, क्या बात है। तब उनके जो दूसरे दामाद हैं, बीच वाले, वो मिर्ज़ापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के गौरी बहुवर गांव के निवासी थे। उनकी बेटी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी ये अपने ससुर के कहने पर वहां पहुंचे और जब नहीं खोला तब पुलिस को बुलाया। पुलिस जब आई और पुलिस ने ये सब देखा तो पुलिस भी भौचक्की रह गई कि कैसे 2 लड़कियां साल भर तक अपनी मां की लाश के पास रहीं और वहीं खाना पीना भी उनका चलता रहा। उन्होंने ये बताया लड़कियों ने कि शुरू में 15 दिन तो दुर्गंध रही, 15-20 दिन, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। ये पूछा गया कि आखिर कब तक इनको रखे रहती। बोली जब सूख जाती तब इन्हें थोड़ा थोड़ा करके मैं झोले में ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर देती। ऐसी बात उसने कही। आज की घटना। अब दोनों बेटियों के मानसिक स्तर की विवेचना अगर आप करें तो ये कहना कि पैसे नहीं थे इसलिए अंतिम संस्कार नहीं किया, ये बात समझ से परे है। तमाम एनजीओज हैं, पड़ोसी हैं और दूसरे अपनी दोनों मौसी उनकी जो जीवित हैं, संपन्न हैं, अगर उनको फोन करके बताया होता, अपने नाना को बताया होता, सब लोग आते और ये अंतिम संस्कार कर देते। और वैसे भी मुझे नहीं याद पड़ रहा है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पैसा न होने की वजह से कभी रुका हो। नहीं सुना मैंने कभी, किसी भी धर्म का, मजहब का, किसी का भी हो। कफन दफन के पैसे मुस्लिम लोग भी कहीं न कहीं से इकट्ठा करके दे देते हैं। हिंदुओं में जलाने भर की लकड़ी, घाट तक पहुंचाने भर का सामान, ये सब कोई न कोई दे देता है। कभी इस बारे में कोई रार नहीं हुई है कि साहब पैसा नहीं है, हम कैसे इनका अंतिम संस्कार करें। तो पैसे की कमी की वजह से ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये बात नहीं समझ में आती मुझे। मतलब आप सोचिए कितनी अमानवीय थी ये बेटियां कि शरीर के कीड़े मल्टीप्लाई करके बढ़े नहीं,
इसके लिए एक एक कीड़े बीन कर बाहर नालियों में फेंक रही थी कि ये रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे, मांस को खाएंगे, बदबू फैलेगी, लोग जान जाएंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि लड़कियां मानसिक मंदित हैं। इतना दिमाग लगाने वाली लड़कियों को कौन मानसिक मंदित कह सकता है? एक ने मास्टर्स डिग्री की है, एक हाई स्कूल में है, कैसे मानसिक मंदित है? अब ये भी नहीं समझ में आता कि कौन इतना बेदर्द होगा, वो भी खासकर बेटियां, जो माना जाता है कि माँ के सबसे नज़दीक बेटे और बेटियों में बेटियां ही होती हैं। बेटियां ही उनका ख्याल करती हैं, बेटियां ही उनका हाल चाल लेती हैं, बेटियां ही उनके पास खड़ी रहती हैं, बेटियां ही माँ के दर्द को समझ सकती हैं। ऐसे में मतलब ये कौन सी बेटियां थीं जो इतनी बेदर्द थीं, इतनी बेरहम थीं और इतनी बर्बर हो गई थीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको पूरा स्टडी करने के बाद जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि माँ की तबीयत खराब हुई होगी। शुरुआत में कुछ दवा वगैरह इन लोगों ने कहा होगा, डॉक्टर्स ने कुछ ज़्यादा पैसे वाली चीज़ बता दी जो इनके बस के बाहर थी, जैसे MRI करा लो, CT करा लो, फला टेस्ट करा लो, ढिकाना टेस्ट करा लो। तो इन्होंने उनको कहीं भी ले जाने से मना कर दिया या कहीं ले जाने की स्थिति में नहीं थी। और माँ बार बार जिद कर रही थी मेरा इलाज कराओ, या फिर इन दोनों लड़कियों की किसी हरकत की वजह से माँ बहुत परेशान थी, तो इन दोनों ने मिलकर माँ से निजात पाली। और इस डर से कि कोई रिश्तेदार, कोई बाहर का आदमी, कोई पड़ोसी अगर आएगा तो उसे हमारे अपराध का पता जरूर लग जाएगा और ऐसे में पुलिस आएगी, हमारी बदनामी होगी, हमारे लोग ही हमको, हमारे ऊपर थू 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 करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि ये जितने दिन तक छिप सके उतने दिन तक इनको छिपाया जाए। और इसी प्रोसेस में वो साल भर तक अपनी माँ की सड़ी गली लाश के साथ बनी रहीं और शायद यही उनकी आपराधिक मानसिकता थी, या उनका आपराधिक मन था, या उनका आपराधिक बिहेवियर था, जिसने उनको मजबूर किया कि किसी दूसरे को ये बात पता न लगे। और साल भर तक, मतलब ये बहुत गंभीर बात है कि 3 गद्दे और 4 रजाइयां रोज सुखवा के रोज रिप्लेस किया जाए, ताकि जो कुछ भी फ्लूइड्स निकल रहे हैं वो उसमें सूख जाएं और जल्दी से जल्दी ये पूरी बॉडी सूख जाए ताकि हम इसे डिस्पोज ऑफ कर सकें। दिमाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है इस तरह की क्रिमिनल साइकोलॉजी रीड करने के बाद कि जरूर इन दोनों लड़कियों से कोई अपराध हुआ है, जिसको छिपाने के लिए उन्होंने इतने दिन तक अपनी माँ की मृत लाश या शव के साथ इतने दिन बिताए थे। दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता। आप भी अगर विचार करेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि साफ ये कहना कि साहब पैसे और साधन के अभाव में हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, इसलिए इसी के साथ समय बिताना हम लोगों ने सोच लिया। ये बिल्कुल समझ के परे है, बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, संभव नहीं है। अगर ऐसा इन दोनों लड़कियों ने किया, यानी उस माँ की इन औलादों ने किया, तो ऐसी औलाद से अच्छा बे औलाद ही रहे आदमी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी औलाद होने से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।